नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे द्विवेदी युगीन कविता तथा कवि मैथिली शरण गुप्त का स्थान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम हिंदी साहित्य के 3 कालखंडों अर्थात आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल तक की विषय वस्तु का अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य समाविष्ट है। आधुनिक काव्य का प्रारंभ हम 1900 ईस्वी से मानते हैं। यद्यपि इस कालखंड में भारतेंदु युग की कविताएं भी आती हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में आधुनिकता हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग में ही दिखाई देती है, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता भाषा, भाव, विषय वस्तु सभी क्षेत्रों में भारतेंदु युग से अपेक्षाकृत नवीनता धारण किए हुए थी। इसीलिए आधुनिक कविता की अवधारणा हम द्विवेदी युग से ही प्रारंभ मानते हैं। तो हम देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भारतेंदु युग से इस अर्थों में भिन्न है कि भारतेंदु युग कविता के क्षेत्र में अभी तक रीतिकालीन परिपाटी को ही स्पर्श करते हुए चल रहा था, अर्थात कवि राधा कृष्ण की कविता के गीत गा रहे थे, भक्तिपूर्ण रचनाएं की जा रही थी या षड ऋतु वर्णन हो रहा था। भाव और विषय की दृष्टि से नवीनता का उसमें पूर्णतः भाव था। इस क्षतिपूर्ति की हम द्विवेदी युग में पूर्णता देखते हैं। महान युग प्रवर्तक सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हिंदी साहित्य का एक विशेष कालखंड द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। द्विवेदी जी हिंदी काव्य एवं गद्य के संस्कारक, पत्रकार तथा परिष्कारक तो थे ही, साथ ही वे कवि, अनुवादक, संस्मरण व निबंध लेखक भी थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा को संस्कारित करने का जो आंदोलन छेड़ा, उसमें उनके साथ कामता प्रसाद गुरु, गौरी शंकर मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि ने सक्रिय योगदान दिया। द्विवेदी जी इतिवृत्तात्मक शैली को पसंद करते थे। यही कारण है कि हमें द्विवेदी युग के काव्य में नवीनता का समावेश देखने को मिलता है। भाव, भाषा तथा वर्ण विषय को लेकर विविधता इस काल की कविता की विशेषता है। हम देखते हैं कि इस युग में कविता भक्ति एवं श्रृंगार के क्षेत्रों को छोड़कर जन सामान्य के ओर प्रवाहित हो रही थी। द्विवेदी जी के अनुसार इस काल की कविता में चींटी से लेकर हाथी तथा राजा से लेकर भिखारी तक जीवन पर्यंत विषय क्षेत्र कविता के अंतर्गत समाविष्ट था। द्विवेदी जी का रुझान बंगला की कोमलकांत पदावली और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की ओर न होकर नैतिकता तथा आदर्श की ओर तथा इतिवृत्तात्मकता की ओर था। वस्तुतः इस काल में राष्ट्रीय भावना एक आदर्श की स्पष्ट रूपरेखा निर्मित कर चुकी थी, जिसे द्विवेदी जी ने प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य हिंदी प्रतीकों, चरित्रों, घटनाओं व राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व दिया गया। ऐतिहासिक भारतीयों को आत्मगौरव से परिचित कराने की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रथम युद्ध के अंत तक यह इतिवृत्तात्मक काव्य की परिपाटी चलती रही। इसमें श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथू राम शर्मा, शंकर आदि
ने पद्य प्रबंधों, मुक्तकों व खंड काव्य आदि की रचना करके उल्लेखनीय योगदान दिया। हम देखते हैं कि इस काल की कविताएं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं तथा इस काल की कविता ने हिंदी को आदर्श से परिचित कराने का श्रेष्ठ कार्य किया। नैतिकता इस काल की कविता की एक विशेषता थी, एक प्रमुख विशेषता थी। इस काल की प्रमुख विशेषताओं पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि पहली विशेषता इस काल की थी राष्ट्रीयता की भावना। इस काल के कवियों में राष्ट्र प्रेम विशुद्ध रूप से देखने को मिलता है तथा इस काल के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त इस विषय में हमें पूर्णतः संतुष्ट करते दिखाई देते हैं। वो सारे समाज का आह्वान करके अपनी वर्तमान दुर्व्यवस्था के कारणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते दिखाई देते हैं। भारत भारती में वे कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। साथ ही कांग्रेस के आंदोलन के कारण कवियों में राजनीतिक चेतना भी दिखाई देती है। इस काल में स्वराज, होम रूल संबंधी कई कविताएं लिखी गईं तथा स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार को बढ़ावा दिया गया। साकेत में सीता के माध्यम से द्विवेदी जी कहते दिखाई देते हैं, हम अर्धनग्न क्यों रहें अशेष समय में, आओ काते और बुने गान की लय में। तो हम देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा और स्वराज की भावना इस काल की प्रमुख विशेषताओं में सामने आती है। दूसरी विशेषता है सांस्कृतिक चेतना एवं बौद्धिकता। इस काल के कवियों में राष्ट्रीय प्रेम से संबद्ध सांस्कृतिक चेतना की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इन्होंने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों को नवीन एवं राष्ट्रीय संदर्भों में प्रस्तुत करने का कार्य किया। इन्होंने श्री राम और कृष्ण को अवतार के रूप में न वर्णित करके एक सामान्य मानव के रूप में प्रस्तुत किया है तथा समाज सुधारक रूप को सामने लाने का महत् कार्य किया है। इसी प्रकार अलौकिक घटनाओं जैसे गोवर्धन धारण आदि की नए समाज के सापेक्ष बुद्धि संगत व्याख्या की गई है। भारत भारती और हिंदू आदि रचनाएं लिखकर गुप्त जी ने प्राचीन हिंदू संस्कृति के गौरव का ओजस्वी गान किया है, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं में जातीय स्वाभिमान जागृत हुआ और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ मोह घटता दिखाई दिया। तीसरी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी जी अपने युग में रीतिकाल की श्रृंगारिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप नैतिकता पर इतना अधिक बल देने लगे कि काव्य के क्षेत्र से श्रृंगार वर्णन का बहिष्कार हो गया। फल यह हुआ कि काव्य में सरसता के स्थान पर वैचारिक शुष्कता तथा बौद्धिकता का ही बोलबाला हो गया। भावुकता कहीं उपेक्षित होकर रह गई। काव्य गद्यात्मक हो चला क्योंकि सौंदर्य चेतना को दबा दिया गया था तथा नैतिक चेतना को प्रबलता दी गई थी। इसी बौद्धिक शुष्कता या इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप ही कालांतर में छायावादी काव्य का सूत्रपात हुआ था। चौथी विशेषता है नारी गौरव की पुनः प्रतिष्ठा। प्राचीन भारत में नारी का बड़ा सम्मान था। विद्वान कहते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यन्ते तत्र देवता। पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में वह पुरुष के सदस्य ही गौरव की अधिकारिणी थी, परंतु रीतिकाल तक आते आते वह भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। द्विवेदी युग ने नारी को पुनः उसके पूर्व पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। गुप्त जी सदृश कवियों ने उर्मिला, सीता, यशोधरा, राधा आदि पात्रों के माध्यम से नारी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मार्ग दिखाया। हरिऔध जी ने अपने ग्रंथ प्रिय प्रवास में राधा को कृष्ण के वियोग में बैठकर आंसू न बहाने की जगह समाज सेविका के रूप में चित्रित किया।
इस काल की स्त्री अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा करते हुए दिखाई देती है। पांचवी विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल के कवियों ने दीनहीन मानव के प्रति गहरा लगाव प्रकट किया। गुप्त जी ने भी किसान तथा सियाराम शरण गुप्त जी ने अनाथ में कृषकों की दीनहीन दशा तथा गतिविधियों की शोचनीय स्थिति का मार्मिक अंकन कर समाज की उनके प्रति चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। हरिऔध जी ने भी अछूतोद्वार, सामाजिक कुरीतियों तथा कुलीनता के मिथ्याभिमान पर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। तो इस प्रकार मानवतावादी दृष्टिकोण इस काल के कवियों की महत्व विशेषता है। प्रकृति चित्रण। इस काल के कवि भारतेंदुयुगीन कवियों की तुलना में प्रकृति के प्रति अधिक लगाव देखा जाता है। मैथिली शरण गुप्त एवं हरिऔध जैसे प्रमुख कवियों ने प्रकृति वर्णन परंपरा पालन के रूप में अधिक किया है, जबकि श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी तथा आचार्य शुक्ल प्रकृति के प्रति सच्चे अनुरागी बने दिखाई पड़ते हैं। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा, देहरादून की सुषमा आदि का रमणीय वर्णन किया है तथा प्रकृति चित्रण में छायावादी पृष्ठभूमि को आधारशिला देने का कार्य किया है। अनुवाद कार्य। इस काल के कवियों ने कवि की दृष्टि से अनेक अन्य भाषाओं के काव्यों का भी अनुवाद कार्य किया। मुख्यतः बंगाली और अंग्रेजी काव्यों का हिंदी अनुवाद किया गया। इसमें गुप्त जी के द्वारा माइकल मधुसूदन दत्त के 2 काव्य मेघनाथवत तथा विरहिणी व्रजांगना का तथा नवीन चंद्र सेन के पलासीर युद्ध का बंगला से हिंदी में सरस पद्यानुवाद किया गया। श्रीधर पाठक द्वारा भी अंग्रेजी के विख्यात कवि गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से सुंदर हिंदी पद्यानुवाद किया गया। तो अनुवाद कार्य की परंपरा भी इस युग में देखने को मिलती है। काव्य के रूपों में अनेकता। इस काल के काव्य रूपों में प्रयोग में विविधता देखने को मिलती है। महाकाव्य, आख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, प्रगीत मुक्तक आदि अनेकानेक काव्य रूपों के प्रयोग से साहित्य समृद्धि के साथ साथ भाषा की व्यंजकता को भी बढ़ाने का कार्य किया गया तथा भारतेंदुयुगीन कविता की मुक्तक भावधारा से आगे बढ़कर विविधता देखने को मिली। अब हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का योगदान, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि तथा इनके ग्रंथ साकेत को इस युग का प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से चिन्हित कालखंड के कवियों में मैथिली शरण गुप्त का नाम सर्वोपरि है। काव्य के क्षेत्र में इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी के सर्व प्रमुख अनुयायी के रूप में माना जाता है। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में इनके पहली रचना का प्रकाशन 1906 में हुआ। तथापि उनके साहित्य की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ने प्राप्त हुई। इनके कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना को देखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित किया गया। इनकी पहली कविता रंग में भंग 1906 में प्रकाशित हुई तथा देशभक्ति से अनुप्राणित इनकी रचना भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया और राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान को एक नई चेतना प्रदान की गई। 1964 में इनका निधन हुआ। गुप्त जी का जन्म
सन 1886 को चिरगांव झांसी में एक वैष्णव परिवार में हुआ। इनके पिता भी कनकलता नाम से काव्य रचना करते थे। बाल्यावस्था में अपने पुत्र द्वारा इन्होंने एक छप्पे लिखा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उसे श्रेष्ठ कवि होने का आशीर्वाद दिया। प्रारंभ में गुप्त जी अपनी पत्रिकाएं वैश्योपकारक नामक ग्रंथ में प्रकाशित करते थे। राष्ट्रीय चेतना से स्फूर्त इस कविता का संपूर्ण हिंदी जगत में व्यापक स्वागत किया गया। आपकी प्रारंभिक रचनाओं में देश प्रेम एवं सामाजिक चेतना का व्यापक समावेश है। कृतित्व, यदि हम इनके कृतित्व को देखें तो इनकी काव्य कृतियाँ 3 कोटियों में विभाजित की जा सकती हैं: प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य तथा अनूदित काव्य। रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, त्रिपतगा, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धिराज, सैरंध्री, नहुस तथा शकुंतला आदि प्रबंधात्मक काव्यों में आते हैं। साकेत तथा विष्णुप्रिया कालजयी महाकाव्य हैं। यशोधरा का कुछ भाग गद्य तथा कुछ भाग गीति नाट्य के रूप में रचा गया है। अन्य कृतियों में भारत भारती, स्वदेश संगीत, वैतालिक, हिंदू, झंकार और मंगल घट भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्राभिमान से परिपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं की अधिकता के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपमा दी गई थी, जो कि पूर्णतः सार्थक सिद्ध होती है। उनकी अनुदित कृतियों में मेघनाथ वध प्रसिद्ध बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के महाकाव्य का हिंदी रूपांतर है। प्लासी का युद्ध और विरहणी का भी बंगला से हिंदी में अनुवाद किया गया है। उमर खयाम की रुबाइयाँ अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद है तथा पृथ्वीराज और दिवोदास भी उनकी प्रसिद्ध अनुवादित कृतियाँ हैं। इनकी अन्य स्फुट रचनाओं में गृहस्थ गीता, कुणाल, विश्ववेदना, काव्य, करबला, अजित, अर्जन, विसर्जन, जय भारत, प्रदक्षिणा, कविश्री, हिडम्बा, विष्णुप्रिया, राजा प्रजा, अंजलि, अर्ध तथा भूविभाग आदि का विशेष महत्व है। योगदान को यदि हम देखें तो गुप्त जी सरल स्वभावी, मर्यादावादी, मानवता के समुन्नायक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। साकेत गुप्त जी की काव्य कृति उनकी प्रतिभा का कीर्ति स्तंभ है। इसमें इन्होंने श्री राम के लोक जीवन को सामने लाने का कार्य किया है तथा इनके अवतारी रूप को लोक जीवन में प्रतिष्ठित कर उनके चरित्र को नए युग के अनुरूप प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इसमें इन्होंने रामायण के प्राचीन आख्यानक को मौलिक संदर्भों तथा नवीन प्रसंगों के साथ सामने लाने का कार्य किया है। प्राचीन और नवीन काव्य परिपाटी का अद्भुत समन्वय साकेत की विशेषता है। परंपरा युक्त कथानकों में अपने युग के आंदोलनों जैसे सत्याग्रह, विश्व बंधुत्व, नव मानवतावाद, सर्वोदय तथा स्वदेशी भावना का समावेश करके मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कृतियों को ताजगी से भर दिया है तथा राष्ट्रोपयोगी भी बनाया है। उपेक्षित नारी चरित्रों की स्थापना की दृष्टि से गुप्त जी का योगदान अनन्य है। जहाँ साकेत में वे उर्मिला के आदर्श चरित्र को सामने लाते हैं, कैकेयी के चरित्र को एक नवीन दृष्टि से देखने का पक्ष सामने रखते हैं तथा यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा की भावधारा से पाठकों को परिचित कराने का कार्य करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में द्विवेदी युगीन उद्दांतता और आदर्श जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना का स्वर मुखरित होता है। इनकी रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव अनुप्राणित होता है। कविता के क्षेत्र में ये
द्विवेदी जी को अपना गुरु स्वीकार करते हुए साकेत की रचना से पूर्व लिखते हैं कि तुलसीदास भी कैसे कर पाते मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रकाश। अर्थात वे अपनी काव्य यात्रा में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान सहर्ष स्वीकार करते हैं। गुप्त जी को साकेत नामक महाकाव्य की रचना के प्रणयन की प्रेरणा भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से ही प्राप्त हुई थी। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के सजग एवं संवेदनशील उन्नायक थे। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य धारा को एक नई दिशा व नई वाणी प्रदान की। साकेत जैसे ग्रंथ को लिखकर इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा में एक नवीन चेतना का संचार किया। इस दृष्टि से हम देखें तो हिंदी साहित्य गुप्त जी का चिरऋणी रहेगा। धन्यवाद।